हेलो हेलो एंड कैसे हैं आप लोग। सब एकदम ठीक ठाक बढ़िया हैं बच्चों। हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। असर्शन रीजन थे लास्ट दो हमारे, वो हम ख़त्म कर चुके थे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स हमारे ख़त्म हो चुके थे। और मेरे पास ना आज पेपर ही है पूरा। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि पेपर का 21 है, बोल रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बोला है प्रूव दैट 2/√7 इज इरेशनल। आप कर सकते हैं क्या सर? ये वाला क्वेश्चन तो हम उड़ा देंगे। 2/√7 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखो जब रियल नंबर का हमने वो लेक्चर डाला था ना, दो लेक्चर आए थे शायद, उसमें हमने यही प्रूफ कराया था। HCF और LCM वाला लेक्चर रहता था बस उसमें। वो तो आसान है, वो तो हो भी जाएगा। हमने आपको बताया था आपको क्या करना क्या है, रैशनल मान लेना है, मतलब A/B की फॉर्म में करना है। ये सर आपने बताया था। B ≠ 0 ये भी बताया था। ये बताया था A और B ये दोनों को प्राइम होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे और इंटीजर होंगे। ठीक है, A और B दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब बातें हम आपको बता चुके थे लास्ट लेक्चर में। लास्ट नहीं सॉरी, जब रियल नंबर का हमने लेक्चर किया था। ये वाला आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। हम एज्यूम करेंगे कि जब ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, आपको भी पता है कि हम एज्यूम करते हैं इसको रैशनल, तब जाके हम प्रूफ करते हैं। ये जो है इसको हम गलत मानते हैं, गलत मान के गलत ही प्रूफ कर देते हैं और सही बात को सही मान लेते हैं। लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 2/√7 इज अ रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B आर को प्राइम। A और B पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सब हम बातें जानते हैं। उसके बाद हमने बोला था √7 नीचे है ना, आप इसको इधर उधर लेके जाओ, वैसे भी कर सकते हैं, बट आप सुनो ध्यान से, अगर √7 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई समस्या का विषय है क्या? नहीं सर कोई नहीं है। ऊपर बन गया 2√7, नीचे बन गया 7 इज इक्वल टू A/B। अब करना क्या है, √7 को एक तरफ रखो, 7 उधर लेके जाओ और 2 नीचे लेके आओ। ये देखो ध्यान से, हमने बताया था आप एक काम कर लेना, रूट एक तरफ रखना, बाकी सारे के इंटीजर्स एक तरफ। यहाँ के बाद करना क्या है, बस इतना ही करना था। हाँ हो गया। जब कभी भी ये वाले क्वेश्चन आएंगे आप कोशिश करना रूट वाले एक तरफ करो, बाकी सारे एक तरफ करो। हमने 2-3 टाइप करवाए थे। अगर इसको अकेले को प्रूफ करना होता है √7 तो उसका प्रोसीजर अलग होता है, बट अगर ये √7 के ऊपर नीचे कुछ है, मल्टीप्लाई में कुछ है, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा आसान और अलग होता है। हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के बाद हमने लिखा कि 2 को इस तरफ लेके गए, 7 को उस तरफ, रूट वाला एक तरफ किया है और जो विदाउट रूट थे वो सब एक तरफ किए। अब हम लिखते क्या है, अब लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, आसान सवाल है। अब क्या लिखेंगे, A B 7 2 सारे इंटीजर है ना। हाँ, A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऊपर है, पॉजिटिव ही नीचे बन रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ये तो हो गया रेशनल। हेयर RHS इज अ रैशनल एंड LHS को तो हम जानते ही हैं, √7 इज ए इरेशनल नंबर। बट ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी ना, एक इरेशनल और रेशनल दोनों इक्वल हो गए, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर एंड 7 A/2B इज अ रैशनल नंबर। हेयर इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी पॉसिबल, विच कांट बी पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज आर रैशनल कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल। Hence we can say that this is wrong। ये एकदम क्या है, गलत है। अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों हुआ था? क्योंकि हमने गलत ही माना था। सो आर इनिशियल एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 2/√7 इज रैशनल। ये वाला इनिशियल एजम्पशन हमारा गलत है कि हमने 2/√7 को रैशनल माना था। Hence we can say that 2/√7 इज इरेशनल। बात समझ गए? लैंग्वेज बना लोगे ना, वो रियल नंबर का लेक्चर देख लेना, वहाँ से बन जाएगा। आसान था, उस वजह से थोड़ा जल्दी आपको बता दिया। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट 7 को यहाँ लेके जाओ, √7 A और B को यहाँ लेके आओ, फिर A नीचे लेके आ जाओ, 2B/A इज इक्वल टू √7। बोल देंगे √7 इरेशनल है, ये रेशनल है, इक्वल नहीं हो सकते, हमारी इनिशियल एजम्पशन गलत है। ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली बच्चे ऐसे करते हैं, तो ऐसे भी कर देना, ऐसे कर देना, नहीं आपको कुछ मिले तो। चलो 22 पे आते हैं। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था यार। 22 भी आसानी है, ध्यान से देखो क्या कुछ फिगर आपके सामने है और ध्यान से देखो फिगर में एंगल ACB 90 डिग्री है, मतलब ACB अगर 90 डिग्री है और CD परपेंडिकुलर है AB के परपेंडिकुलर CD है। अरे वाह, क्या कमाल की बात है भाई। अच्छा ध्यान से देखो, आप क्या ये समझ पा रहे हैं कि ट्रायंगल ADC
फिगर ध्यान से देखो, ट्रायंगल, चलो बना दूं क्या, ऐसा कुछ दिया गया है और यहाँ से कुछ डी पॉइंट है, ये सी है, ये ए है एंड ये बी है, ये 90 डिग्री है और एंगल सी भी 90 है। आपको ये कुछ प्रूफ करना है। स्क्वायर लिखा हुआ है, बी सी का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल ए सी बी में, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो। अच्छा सर क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कैसे? दोनों में एंगल ए ये रहा कॉमन, बिल्कुल सही बात है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में। हाँ सर हमें पता है दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए क्या है, कॉमन। उसके अलावा क्या आपको दिखाई दे रहा है, ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल 90 के इक्वल है, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के इक्वल और बैठ भी रहा है, ए डी सी ए सी बी। साइड में लिख देना ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल। तो देखो एक ट्रायंगल में अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं। तो सो वी कैन से दैट बाय एंगल ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगर इसके हम नीचे लिखें आपको दिख जाएगा, हाँ दिख सकता है। अगर ये सिमिलर हो गया, ए डी सी ए सी बी के सिमिलर हो गया, तो सिमिलर में जो साइड्स होती हैं, ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं। और कोरस्पॉन्डिंग साइड कहाँ से निकालेंगे सर? यहाँ से निकालेंगे, ए डी और ए सी। तो ए डी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू डी सी और सी बी, डी सी बाई सी बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी, ए सी बाई ए बी। कोई समस्या का विषय नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। सर यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ? अरे फ़ायदा हुआ, ध्यान से देख तेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है कि ए सी यहाँ भी है और ए सी यहाँ भी है। हाँ, ए सी जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ए सी स्क्वायर बन जाएंगे और ए सी स्क्वायर आपको चाहिए भी। अरे वाह सर, बड़े कमाल की बात है। बस यही कमाल की बात पकड़ो और लिखो। साइड वाला पार्ट रफ करते हैं। कैप कहाँ चली गई भाई आज मार करके यार? सर्दी में ना इंक भी ऐसी हो गई बोर्ड पे भाई, रफ ही नहीं हो रही यार। अरे वाह, आज की रात चलिए इधर देखो। अबे एक सुनो एक बात और ध्यान से देखो यार। ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल सिमिलरली चिपकाओ। ठीक इसी प्रकार से ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी सी ए के। क्यों? क्योंकि एंगल डी ये वाला और एंगल सी 90, डी और सी 90, एंगल भी दोनों में कॉमन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक इसी तरीके से तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर करते हैं, बी डी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई सी ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बी ए। ये वाली बात आप जानते हो ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, एंगल से सिमिलर बन जाते हैं दो ट्रायंगल, तो उनका जो साइड होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो भी बराबर होता है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ट्रायंगल आपने अगर पढ़ा होगा तो ये वाली बात आपको 100% पता होगी। अच्छा सुनो एक बात और ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे को चाहिए था बी सी का स्क्वायर, ये रहा बी सी और ये रहा बी सी। ये वाली को इग्नोर मारो। ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते। ये उठाओ और ये उठाओ। टेकिंग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, थोड़ा तमीज से भी लिख सकते हो। बी डी बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर उठा रहे हैं, बी सी बटे बी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी बन गया बी सी का स्क्वायर। इधर बी डी मल्टीप्लाई बी ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऐसा यहाँ भी बन रहा था है ना, तो यहाँ से भी लिख देते हैं। चलो पहले इसको लिखना चाहिए था, हालांकि कोई बात नहीं। देखो एक बात सुनो, पहले ये नोट करना, इसके बाद जो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे वो नोट करना। ए डी और ए सी ए बी वाला उठाओ, है ना। टेकिंग
यहाँ से क्या लिया था हमने, AD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB। समझ जाओ एक बारी, ठीक है। पहले ये नोट कर लेना, उसके बाद ये नोट करना है, उसके बाद इस पे जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई AB। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको फर्स्ट मानेंगे और ये हमारा सेकंड है। फर्स्ट बाई सेकंड करेंगे, सॉरी सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे, क्योंकि BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर चाहिए। सेकंड बाई फर्स्ट करो तो सेकंड में BC स्क्वायर ये रहा, उसके डिवाइड में ये लेके आओ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC के बराबर ये है BD, इसके अपोन में वो लेके आओ जो AC के बराबर है, AC के बराबर ये है AD AB। अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करना कि BC के अपोन में ये क्यों नहीं लिखा, आप लिख लेना उधर उधर जाके, फिर ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड है वो लिखो। AB कैंसिल आउट हुआ, बचा BD डिवाइडेड बाई AD। कोई समस्या का विषय नहीं सर, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। आसान है सर, बिल्कुल आसान है। नहीं सर उतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। बिना दिमाग लगाए थोड़ा ही नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर का ये आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मुझे रफ करना होगा, आप नोट कर लीजिए। हमने ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर दिखाया है, ये वाला ट्रायंगल भी पूरे के सिमिलर दिखाया है। वहाँ से हमें ये AC वाला पार्ट मिला है, बीच वाला हमने उड़ा दिया क्योंकि अपने को चाहिए ही नहीं, और यहाँ से हमें BC वाला पार्ट मिला है, बीच वाला हमने उड़ा दिया क्योंकि ये भी अपने को चाहिए नहीं। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सॉल्यूशन ऐसा लेके आओ, तो हमने वैसा ही किया, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर की, और कहानी खत्म। चलिए नोट इट डाउन फास्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कुछ कह रहा है, ध्यान से देखो। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, सर क्या बोल रहा है, देखो अभी बोलेगा। बोला फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। सर्कल ही बनाना पड़ेगा क्योंकि सर्कल की बात की गई है। कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट P, किसी P पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है सर, ये रहा। कितना है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ओके ओके। एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, P की डिस्टेंस जो सेंटर से दी गई है वो है 17 सेंटीमीटर। क्या बात है, क्या बात है सर। देन व्हाट इज द रेडियस। अरे इतना आसान कैसे पूछ सकता है भाई। रेडियस ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा 2 नंबर में तो थोड़ा सा लिख देना। उसको कुछ दिया गया है क्या, नहीं कुछ नहीं दिया है, बस इसको O मानो, इसको A मानो। लिखना रेडियस वी नो दैट, हम जानते हैं। सर क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा बता दो ना 2 नंबर में। वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ठीक है सर, होता है। सो एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PAO कितना हुआ, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस बाई यूजिंग PGT इन ट्राइंगल PAO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मीन्स PO स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर कोई भी कंसीडर कर सकते हैं जो आपका मानो। PA को अगर बेस मानोगे तो AO परपेंडिकुलर हो जाएगा, AO को बेस मानेंगे तो AP परपेंडिकुलर। तो ये रहा अपना हाइपोटेनियस, PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। PO कितना है 17। अच्छा आपको पता होना चाहिए था वैसे ये 17 15 तो ये कितना आएगा बताओ। चलो हम ही कर देते हैं। PA कितना है 15 स्क्वायर इज प्लस AO स्क्वायर। इसको सोल्व करो, 17 बन गया 289, 15 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 225 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। समझ गए क्या, बिल्कुल समझ गए। तो 64 आएगा इज इक्वल टू AO स्क्वायर। AO की वैल्यू सर 8 आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये वाली बात पता होनी चाहिए थी, डायरेक्ट ही कर देते। पाइथागोरस से तुरंत ही पता लग जाता है ये 15 17 तो ये 8 आएगा है ना। ट्रिपलेट जैसा भी तो कुछ होता है, जैसे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25। तो 5 3 4 जैसा कुछ होता है, 17 15 और 8 जैसा भी कुछ होता है। समझ गए आप लोग, आसान है। रेडियस AO हमारा रेडियस था, कितना आया 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी फटाफट।
24 को सोल्व करते हैं। 24 में अपने को करना क्या है, LHS लेके चलनी है और इसको लेके आ जाएंगे। LHS उठा लो, RHS क्यों नहीं उठाया यार, RHS में केवल कोट है। अब कोट को इतना बड़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए LHS लेके चलो। LHS में ध्यान से देखो, पहले तो एक बार लिख लो आप, हाँ पेपर में ऐसे कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। LHS लिखोगे और उसके बाद पूरी LHS को ऐसे लिख देना। सर हमें कुछ दिखाई दे रहा है इसमें आइडेंटिटी वगैरह का कुछ सीन, हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात तो आइडेंटिटी ही देखनी ही होती है। हमने आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो पहली बात यही देखनी है कि आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है। उसके बाद और कुछ देखेंगे, और कुछ क्या देखना था, और कुछ कैलकुलेशन देखनी थी। उसके बाद अगर कैलकुलेशन नहीं है तो साइन कोस में देखना था। अगर साइन कोस में हो रहा है, उसके बाद हमने एक और बताया था कि नीचे कुछ है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3-4 अप्रोच बताई थी ना, हाँ बिल्कुल सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस कोस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। सर ये आपने कैसे लिखा, अरे याद करना यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है यार। अगर हम साइन उधर लेके जाएंगे तो इधर कोस ही तो रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेहद आसान है। ऊपर से कोस कॉमन ले, कोस थीटा कॉमन हुआ, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक कोस थीटा बचा, कोस थीटा प्लस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा ऐसे ही बच जाएगा। ऊपर और नीचे से 1 प्लस कोस उड़ा दीजिए, यहाँ बचा कोस अपॉन साइन विच इज इक्वल टू कोट थीटा। आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है। बस आसान था ना, बिल्कुल यही हमारी RHS है। क्या बात है सर, हाँ बस यही बात है। अरे तो आसान था यार, 2 नंबर में यार, और क्या चाहिए आपको, इतने आसान तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इसका एक और वाला पार्ट भी है, वो भी निपटाते हैं। इसको नोट करिए, हम थोड़ा सा साइड से रफ करते हैं। चलिए और वाला पार्ट भी करते हैं। 24 का और में लिखा है एक पार्ट, उसको निपटाते हैं। क्या कुछ लिखा है, अगर 3 tan थीटा बराबर 4 है तो एक बात सुनो, tan थीटा को 4/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैल्यू निकालनी है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। कोई बात नहीं, बेहद आसान है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप ये वाले क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी कर सकते हैं। हम आपको सबसे आसान तरीके से बताते हैं और फिर वो वाले तरीके से बताएंगे जो कि बस ऐसे ही है कि वो नॉर्मल तरीके से सब करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने को 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर हम ऊपर से कोस कॉमन ले लें, एक बारी कोस कॉमन लो ऊपर से, यहाँ पे 3, सर यहाँ पे तो साइन है, आप कह रहे हो यहाँ से ऊपर से दोनों टर्म में से कोस कॉमन ले लो, यहाँ पे तो कोस है ही नहीं। अरे जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती है और वो कॉमन ली जा रही है, अगर ऊपर से कॉमन ली जा रही है तो उसको नीचे लिख सकते हैं भाई आप। तो 3 sin, सर ये क्या बताया अभी बताता हूँ, 3 sin थीटा, यहाँ पे कोस नहीं था, आपने ऊपर से कोस कॉमन लिया है, 2 से कोस कॉमन लिया है और आप 3 से भी ज़बरदस्ती कोस कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोस को नीचे लिखोगे क्योंकि वहाँ पे तो कॉमन आ ही नहीं रहा ना। हाँ सर अभी समझ जाएंगे हम, यहाँ पे +2 बचेगा केवल। ये वाली बात पकड़ पाएंगे आप लोग, पकड़नी तो पड़ेगी बात को, नहीं पकड़ोगे तो हाथ से निकल जाएगी भाई, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ से देखो, अगर हम कोस की मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं तो 3 मल्टीप्लाई कोस मल्टीप्लाई साइन, एक कोस पहले से ही है, कोस से कोस गायब हो जाएगा, साइन ही बचेगा। सर ये रहा, अरे यार करके दिखाओ मल्टीप्लाई, 3 कोस की मल्टीप्लाई अंदर कराओ, अंदर कराते हैं तो 3 कोस ये रहा, साथ में सर साइन लिखा हुआ है और डिवाइड में आपने पहले से ही एक कोस लिखा था। जब आप बोल रहे थे कि कोस निकालोगे, जहाँ नहीं है तो नीचे लिख दिया, कोस से कोस गायब, 3 साइन ही तो बचेगा। हाँ सर क्या बात है 3 साइन ही बच रहा है, तो ऊपर से कोस कॉमन लिया है। ऐसे ही नीचे से कोस कॉमन लो, जैसे ही नीचे से कोस कॉमन लेंगे, सर यहाँ पे तो है नहीं है तो भैया नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 3 साइन, यहाँ से कोस कॉमन लिया है, यहाँ पे था नहीं तो इसको इसके नीचे लिखते हैं कोस को, ठीक है, -2। यस सर ये तो बात ठीक है, कोस से कोस उड़ा दीजिए। अगर ये वाली बात आपको हजम नहीं हो रही है कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी बताएंगे। कोस से कोस उड़ा दिया, सर ये 3 बना, साइन अपॉन कोस 10 बना, 3 10 +2
ठीक है सर, डिवाइडेड बाई ये 3 है, साइन अपॉन कोस सर समझ गए 10 बनेगा, और -2 लिखा है सर, क्या बात है। और ये 10 की वैल्यू तो 4/3 हमारे पास है, बिल्कुल है 3, 10 की वैल्यू चिपका 4/3। अब तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, हाँ सर कर लेंगे, है ना। अब रहने दें हम, नहीं सर सोल्व कराओ थोड़ा सा और। अरे यार नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या, आई होप दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है सर। 3 से 3 गायब हो गयो, ये वाले 3 से ये वाले 3 भी गायब हो गयो, 4 और 2 6 बन गयो, 4 - 2 2 बन गयो, सर 6/2 आ गयो, 2 3 जा 6 बन गयो, आंसर आ गयो। हाँ समझ गए, आसान है, बिल्कुल आसान है सर। ओके ओके, नोट करिए सर। आप कह रहे थे दूसरा तरीका, ठीक है दूसरा तरीका भी बताते हैं, उससे पहले मुझे साइड से दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उड़ाना पड़ेगा। ओके सर, चलिए अब ध्यान से देखेंगे इसको दूसरे तरीके से कैसे सोल्व किया जाता है। क्लास 10 सर आपने आज नहीं डाली है, ओके सर। कैसे आप बात करते रहते हैं अकेले अकेले, बस खुद ही स्टूडेंट बने हुए हैं। चलिए अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छा हाँ इसको दोबारा करना है। अच्छा एक बात सुनो, tan θ = 4/3 आया, हाँ जी आया। यार ये वाला अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें और मानो ये अगर थीटा रहा होगा, अगर आपने किसी भी एंगल थीटा का tan निकाला है तो थीटा एंगल तो ट्रायंगल में ही रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। हाँ सर बिल्कुल सही है, उसका tan निकाला है, उस tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सर जानते हैं इसमें क्या खास बात है, बिल्कुल बात है खास। परपेंडिकुलर 4 मानो, बेस 3 मानो, ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया 4, इसके साथ वाला बराबर में सर वो बन जाएगा बेस 3। 4 3 अभी बताया था आपने सर ये 5 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से आप साइन निकालो, साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 5। कोस थीटा क्या होता है सर, बेस विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5, 3/5। साइन और कोस की वैल्यू आया, उसको उठाओ यहाँ पे दे मारो, साइन और कोस में कैलकुलेशन कर लेना तब भी आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, कर लोगे आप लोग? यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अगर आप कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट करिए, हम रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, कोशिश करेंगे आज लगभग 30 क्वेश्चन हम कर लें। अगर 30 ना हो पाए तो थोड़े कम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है भाई, थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे सब क्वेश्चन। 25 देखो ध्यान से, बोला है देखो फिगर आपको गिवन है, आपको शेडेड पोर्शन निकालना है, आपको OD दिया गया है 3, देख पा रहे हैं बिल्कुल। देखो ODB एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ODB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और एक OAC भी बन रहा है, वो पूरा जो कंप्लीट बन रहा है OACB वो एक क्वाड्रेंट है। सर एक बारी बनाए दो आप, लो यार बनवा के ही मानोगे फिगर। ये शेडेड पोर्शन है जो आपको कैलकुलेट करना है, ये O है, ये B है, यहाँ पे कोई पॉइंट C रखा गया है, ये A है, एंड देन ये वाला पॉइंट D है। आपको बोला है OD इज 3 सेंटीमीटर, ओके सर, और आपको रेडियस दिया गया है 7, रेडियस मतलब ये 7 है। सर ये आपको कैसे पता? देखो सुनो ना यार, उसने बोला है OACB एक क्वाड्रेंट, अगर ये क्वाड्रेंट है मतलब क्वाड्रेंट का मतलब आपको याद है क्या, सर्कल 4th पार्ट 1 2 3 4, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोला गया था। तो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, एक चौथाई हिस्सा जो सर्कल का होता है उसको क्या बोला गया था, क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे सर, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सिंपल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया सर, क्वाड्रेंट का एरिया सर πr²/4, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सही बात है। पाई की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन नहीं है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी रखो। उससे पहले देखो पाई आर का मतलब रेडियस विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2 बेस कितना है सर, बेस है ये OB कितना है 7 मल्टीप्लाई हाइट कितना है सर, हाइट है 3, ये रहा सर। 22/7 रख ही देते, लो भाई रख ही देते हैं 22/7, एक 7 से एक 7 गायब,
ऊपर बचा 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। ऊपर से 7 कॉमन लेते हैं, जैसे ही ऊपर से 7 कॉमन आया यहाँ पे बचा 22, यहाँ पे बचा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2। सर कोई दिक्कत नहीं, 1/2 का 1/2 रहने दो। यहाँ पे 7 तो हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बचा है 3। ओके सर 3। नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस सर दिखाई दे रहा है। ओके वेरी गुड। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 7 बाहर है, 22/4 तो एलसीएम आ जाएगा, ये 3 एलसीएम 4 आएगा तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 माइनस 6। अब इसको सोल्व कर लेना। 7 मल्टीप्लाई 16 बचेगा माइनस करके डिवाइडेड बाई 4 4 4 जा 16 7 2 जा 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। बेहद आसान था, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर, इसका और वाला पार्ट करते हैं पहले। और वाला पार्ट तो साइड में हो जाएगा यार, स्पेस तो है। देखो नहीं यार, उससे पहले ये रफ कर दे, क्योंकि ये इंक ना सर्दी इतनी है कि जम जा रही है, रफ करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो फिर ब्लैक आ जाता है बोर्ड पे, तो इसको रफ ही करते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 25 का दूसरा पार्ट, जो और में दिया गया था। आपको दोनों में से एक करना था, बट हम दोनों ही कर दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। बोला था शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपको एक घड़ी का शॉर्ट हैंड दिया गया है और लॉन्ग हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड बोले तो वो आर वाला, और लॉन्ग हैंड बोले तो मिनट वाला, सेकंड वाला कुछ बात नहीं करता वो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देयर टिप्स इन 2 days। 2 दिन में वो कितना चलेंगी, समझ रहे हो ना आप। मान लो वो एक तो मिनट वाला हैंड होगा, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, और एक दिन में 12 घंटे होते हैं, सॉरी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो 24 चक्कर लगा देगी एक दिन में। उसने पूछा 2 दिन में कितना चलेगी? सर 2 दिन में लगा देगी वो 48 चक्कर। तो हम चेक कर लेंगे कि वो एक बार चलने में, सुनो ध्यान से यार, समझो। एक घड़ी है, घड़ी का जो मिनट वाला हैंड है वो एक चक्कर लगा रहा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में एक चक्कर लगाने का मतलब पूरा गोल गोल घूम रहा है, मतलब 2πr। तो एक चक्कर में 2πr घूमेगा। टोटल चक्कर लगेंगे 48 2 दिन में, तो 48 चक्कर में कितना घूमेगा? 2πr मल्टीप्लाई बाई 48। समझ गए? अब ध्यान से सुनना। अरे सेकंड वाली सुई मत समझना, ठीक है। मिनट वाली और आर वाली है। पहले आर वाले की बात कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड मतलब आर वाले के लिए यूज किया गया होगा। कैप कहाँ गई? ये रही। सुनो देखो, द शॉर्ट हैंड के बारे में बात करेंगे। जो शॉर्ट हैंड की डिस्टेंस होगी हम उसको रेडियस मान के चलते हैं। हमने बताया था जब हम क्वेश्चन को चैप्टर में सोल्व करा रहे थे, लेकिन फिर भी आप समझ लो, जब वो मिनट वाले की बात करेगा या आर वाले की बात करेगा, नहीं भी करेगा, शॉर्ट या लॉन्ग बोलेगा, तो शॉर्ट वाले को आप आर वाला मान के चलना और लॉन्ग वाले को आप मिनट वाला मान के चलना, और उनकी जो लेंथ होगी उनको रेडियस कंसिडर कर लेना। तो ये रेडियस कितना ले लिया? 4। तो जब ये रेडियस 4 ले लिया है हमने, कौन सा है? आर हैंड है, ठीक है, घंटे वाला, 2 दिन में, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अरे घड़ी निकाल, घुमा के देख। जब पूरे 12 घंटे होंगे ना, 12 से 12 बजेंगे, तब घूम के पूरा चक्कर लगा के आएगी वो घंटे वाली। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो आर हैंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन इन 12 आवर्स। 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ चक्कर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आवर हैंड इन 2 days। 2 दिन में कितना होगा? सर 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में एक चक्कर लगने का मतलब है 24 घंटे में 2 चक्कर, मतलब एक दिन में 2 चक्कर लग रहे हैं। तो 2 दिन में कितने लगेंगे? सर 4 लग जाएंगे। बड़ा आसान है। तो 4 रेवोल्यूशन। कितने रेवोल्यूशन? 4 रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई घंटे वाला हैंड, आर हैंड, ठीक है।
सर 2 पाई आर हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है सर? आर की वैल्यू हमने बोला था 4 रखना है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 पाई, 4 चौक 16 दूनी 32 पाई। इतना सेंटीमीटर में गिवन है ना, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस वो चल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? एक चक्कर में 2 पाई आर चलेगा तो 4 चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई 4। सेम करना है मिनट हैंड के लिए। तो मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 1 आवर। 1 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। 2 दिन में कितने चक्कर पूरे करेगा? 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। 1 घंटे में एक करता है तो 24 घंटे में 24 करेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 2 डेज। 2 दिन में कितना होगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 2 डेज इज इक्वल टू 20। एक रेवोल्यूशन 1 घंटे में, तो 24 घंटे में नहीं 48 में। 2 दिन का मतलब 48 घंटे, तो 48 रेवोल्यूशन कितने आ जाएगा? 48। तो इसका डिस्टेंस जरा कैलकुलेट करो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा सर? एक चक्कर में 2 पाई आर करता है। आर का मतलब कितना है? 6। गिवनेस में ध्यान से देखो, हाँ 6। तो इस केस में आर हो जाएगा 6। आर 4 एंड आर इज इक्वल टू 6 कंसिडर कर लेंगे आप। ये तो 4 आर हैंड और ये वाला 4 मिनट हैंड। ऐसे लिख देना, कोई समस्या का विषय नहीं है सर। बोर्ड में आ रहा है, लिख देना यार। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 से। 2 पाई आर मल्टीप्लाई 48, क्योंकि भैया 48 चक्कर कर रहा है एक चक्कर में 2 पाई आर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 48 दूनी हो गए 96। 96 की मल्टीप्लाई 6 में करो, करनी पड़ेगी ये तो, करो। 96 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, पाई भी है साथ में। और 6 6 36, हासिल लगे 3, 9 6 54 और 3 57 पाई, 576 पाई हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया दोनों ने? अच्छा सुनो, ये वाला क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। थीटा वगैरह निकाल के वो सब छोड़ो यार, कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो चेक कर लेंगे 2 दिन में कितना एंगल। अरे एंगल कैसे चेक करेंगे पर यार? हाँ नहीं वैसे नहीं कर पाएंगे यार, छोड़ो। वैसे जाना क्यों है? ऐसे तो गोल गोल घूमती रहेगी, गोल गोल ऐसे घूमती रहेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगल? हाँ वैसे नहीं हो पाएगा। अरे हमारे दिमाग में पता नहीं कैसे आ गया वो, ऐसे ही सोल्व करना है। हाँ आप भी सोच सकते हो ऐसे, देखो जैसे हमने अभी भी सोचा, पर वो हो नहीं पा रहा। मान लो अगर हमें ये चेक करना हो कि मिनट वाली सुई, अगर हमें मान लो निकालना हो 20 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है वो, कितना ट्रेवल करेगी 20 मिनट में। तो 20 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? देखो 1 घंटे में तो वो जो मिनट वाली सुई होती है पूरा चल जाती है, तो 2 पाई आर ट्रेवल करती है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस चल जाती है ना। अगर हमें 20 मिनट का चेक करना हो तब कैसे करेंगे? सोचो। अरे 20 मिनट का कैसे कैलकुलेट करोगे? वो तो 2 पाई आर पूरा 1 घंटे का है। आप यूनिटरी मेथड लगा के भी कर सकते हो, बट वहाँ आप यूज़ कर सकते हो थीटा वगैरह निकालना। थीटा कैसे? कि भाई आपको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में 6 का बन रहा है, तो 20 मिनट में कितने का बनेगा? 6 × 20, एंगल निकाल लेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। वैसे भी कर सकते हो, बस इस वाले केस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। क्यों भाई? 2 दिन की बात है। 2 दिन में तो भैया वो घूमती जाएगी, 48 चक्कर पूरे कर लेगी। मतलब 1 चक्कर पूरा हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 48 चक्कर पूरे करने के बाद वहीं आ गई जहाँ चली थी। क्या बोलोगे सर, एक भी एंगल नहीं बना? हाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना उसको। तो अब टोटल कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस दोनों से, टोटल डिस्टेंस सर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 576 पाई ये रहा, और कितना आया था? 32 पाई ये रहा। ऐड कर दो, 6 और 2 8, 7 और 2 9, और 32 पाई था ना। हाँ ठीक है, 6 और 2 8, 7 और 9, अरे 3 है वो तो, 7 और 3 10, 5 और 1 6, 608 पाई आंसर आ गया टोटल। अरे इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये रहा, इसका टोटल डिस्टेंस ये रहा। टोटल डिस्टेंस दोनों का ऐड कर दो, आंसर आ गया
पाई की वैल्यू रख लेना, 22/7 डिवाइड कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। समझे बात? आसान था, बिल्कुल आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं था। आपने बस ये चेक किया है कि मिनट वाली सुई 2 दिन में कितना घूम रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और घंटे वाली सुई 2 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। दोनों डिस्टेंस को आपने जोड़ा है, बस और कुछ नहीं है। बस ये चेक कर लीजिएगा, मिनट वाली सुई कितने चक्कर लगाएगी, घंटे वाली सुई कितने चक्कर लगाएगी, एक चक्कर में कितना चल रही है। तो भैया टोटल 2 दिन में जितने चक्कर लग रहे हैं मतलब 48 में कितना चलेगी, 48 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि घंटे वाली सुई 2 दिन में 4 चक्कर लगा रही है। थीटा वाला दिमाग में मत लेके आना, क्योंकि बस घूमते रहोगे उसमें, तो आप कैसे निकालोगे। चलिए बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, हमारी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। सर्दी ज़्यादा हो रही है भाई आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बस आसान है। सुनो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बोला है, देखो ध्यान से सुनना। इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, सब बकवास दी गई है, कुछ काम का नहीं है, ध्यान से पढ़ो। एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन 3 बायोग्राफी फॉर ऑप्टिमम, यहाँ देखो अब ध्यान से चलो पढ़ देता हूँ। एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन 3 जनरीज, जनरीज है क्या, जो भी है, देखो 3 जनरीज ऑफ बुक्स के बारे में बात की गई है। बायोग्राफी, ओके, mystery and self-help books were bought for the optimum arrangement. The organizer have stacked the books in such a way that all the books are stored topic wise and the height of the stack is the same. ध्यान सुनो, आपके पास 3 टाइप की बुक हैं और तीनों टाइप की बुक को आप लेके आए, ठीक है, और उनका अरेंजमेंट करना है। आप नहीं लेके आए, जो भी है भैया बुक हैं, बस 3 टाइप की बुक हैं आपके पास। और अब वो वाली जो बुक है, द ऑर्गेनाइजर हैव स्टैक, अब जो ऑर्गेनाइजर है उसने वो वाली बुक को स्टैक का मतलब होता है जब बुक का आप एक चट्टे में रखते हो ना, हाँ, तो कुछ ऐसे ही समझो। ऑर्गेनाइजर हैव स्टैक द बुक्स इन सच ए वे, आपने बुक को इस तरीके से रखा, मतलब ऑर्गेनाइजर जो है, आप मान लो, मतलब जो आप हैं, आप बुक लेके आए, मतलब आप 3 टाइप की बुक लेके आए, आपने बुक को इस तरीके से रखा है, टॉपिक वाइज रखा है, ठीक है। और कुछ ये वाला तरीका भी होने वाला है कि टॉपिक वाइज के साथ साथ आपने हाइट बनाई है, हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। अरे सुनो ध्यान से, मान लो आपके पास 3 टाइप की किताब है, आपने एक चट्टा लगाया, दूसरा किताब का चट्टा लगाया, तीसरा जो टाइप की बुक है उसका भी चट्टा लगाया। आपने इस तरीके से चट्टा लगाया कि तीनों की जो हाइट है वो बराबर है। तो आपको जो बुक 3 टाइप की लेके आए, आप कितनी भी बुक लेके आओ, वो क्वेश्चन में मेंशन है हालांकि, लेकिन आप जितनी भी बुक लेके आओगे उन बुक को जब आप एक चट्टे में रखोगे तो तीनों का जो हाइट है बराबर होना चाहिए। मुद्दा बस ये है कि इस तरीके से अरेंज करना है। आर स्टोर टॉपिक वाइज, एंड टॉपिक वाइज से अपने को कोई मतलब नहीं है, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, लेकिन हाइट ऑफ ईच स्टैक, हर एक स्टैक की हाइट सेम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टैक की हाइट सेम होनी चाहिए। और चलो ये भी समझ ही लो, जो टॉपिक वाइज बोला, मतलब बायोग्राफी है तो एक बायोग्राफी का चट्टा बना लीजिएगा आप, दूसरे वाला चट्टा बना लो जो दूसरी वाली बुक है, मिस्ट्री वगैरह, और तीसरा जो भी तीसरे वाली बुक है, आप उनका एक चट्टा लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि तीनों की हाइट बराबर होना चाहिए। अब और देखो ध्यान से, उसने बोला है 96 बायोग्राफी है, 240 मिस्ट्री वाली बुक है, सेल्फ हेल्प वाली बुक है 336, ये बुक है आपके पास। नंबर ऑफ बुक्स भी गिवन है, क्या बात है। एज्यूम दैट जो थिकनेस है बुक का वो बिल्कुल सेम है, थिकनेस जो है बुक का वो सेम है। और आपको वो ये भी डिटरमाइन करना है कि हर एक स्टैक में कितना बुक आने वाला है। सर बड़े ही कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सोचो आप जब उसको रख रहे होंगे, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। हालांकि देखो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको अच्छे निकालना है, बट फिर भी थोड़ा सा समझ लो। जब आप उसको रख रहे होंगे बुक को, मान लो बुक की थिकनेस ये है, तो हर एक बुक की थिकनेस यही रहने वाली है, बायोग्राफी वाली भी, दूसरी वाली भी और तीसरी वाली भी। तो एक के ऊपर एक जब आप बुक रखोगे, ठीक है, कुछ आपने बुक रखी, जब आप दूसरे वाले टाइप के बुक रखोगे तो उसका जो हाइट है ना वो उतना ही होना चाहिए जितना पहले वाले का। ये कुछ कहने की कोशिश वो कर रहा है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। तो हाइट तीनों की बराबर होनी चाहिए। तो आप वो उसने ये बोला है तो कितनी हाइट तक आप रखोगे, है ना। तो उसने बोला है कि द ऑर्गेनाइजर हैव स्टैक्ड द बुक इन सच ए वे दैट ऑल द बुक आर स्टोर्ड वाइज स्टोरी वाइज हाइट ऑफ द, हाँ ठीक है एज्यूमिंग द, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ बुक बोला है, ओके, कितनी बुक आप रखोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपको इन तीनों की हाइट बराबर रखनी है
तो आप कितनी बुक रख सकते हो, कितनी बुक रख सकते हो? सर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 96 बुक गिवन है बायोग्राफी की, मान लो अगर मैं बायोग्राफी की 96 बुक एक जगह रख दूँ और दूसरी जगह जो ये बायोग्राफी की अगर मैं 96 बुक यहाँ पे रख देता हूँ, अब बचता है मिस्ट्री की कितनी रखनी पड़ेंगी? सर मिस्ट्री की भी 96 ही रखनी पड़ेंगी। हाँ, तो इसका एक और चट्टा बनाना पड़ेगा 96 का। ठीक है सर, इसका एक और चट्टा बना लेंगे 96 का। 96 6 और 6 12, 9 और 9 18 और 1 19, 192 हो गया। बुक कितनी थी सर? 240 थी, मतलब 192 ही हो पाई। 96 और रखो, ये लो एक चट्टा और बनेगा 96 बुक का। जरा 96 और ऐड कर लो, कितनी रखी टोटल? 6 और 2 8, 9 और 9 18 और 1 19, 1 सर 198 रख दी। लेकिन अभी तो टोटल बुक थी 240, तो एक और चट्टा बनाओ 96। अब बात समझना, क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हो बट HCF क्यों निकलेगा ये मैं बताता हूँ। एक और चट्टा बनाया 96 का सर 198 और 96 और ऐड करो, 8 और 6 14, 9 और 9 18 और 1 15, 1 और 1 254 हो गया। बुक कितनी? 240। सर ये तो गड़बड़ हो गया, लास्ट वाले चट्टे में 96 बुक आ ही नहीं पा रही, 254 बैठ रहा है ऐड करके, और बुक तो टोटल 240 ही है और यहाँ पे 254 बैठ रहे हैं। मतलब जो 14 बुक है वो तो और लानी पड़ेंगी हमें कि 96 का चट्टा बनाने के लिए। इस बात का मतलब ये हुआ 96 तो एक चट्टे में नहीं रखे जाएंगे। जब आप बुक को रखोगे तो 96 नहीं आएंगे, क्योंकि जो अपना दूसरा है मिस्ट्री वाली बुक है वो 96 अगर आप उसके चट्टे बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एंड में जाके लास्ट वाला चट्टा नहीं बन पा रहा है। आप कहाँ तक बना पाए? आप 198 तक बना पाए हो। 1 2 3 चट्टे आपने बना लिए हैं, तीनों चट्टे में 96 बुक है और 198 बुक आपकी खत्म हो चुकी है, बट 254 हो गया जब आप लास्ट वाले चट्टे में रख रहे हो। 96 आपने ऐड किया, 254 पे बात पहुंच गई और दिन तो बुक भी नहीं है। बुक कितनी है? 240। तो मतलब यार 96 तो नहीं रख पाएंगे। ये बात समझ में आया? हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस सवाल को सीधा सीधा, बट इसको समझने की कोशिश करो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 96 नहीं रख पाओगे मतलब 96 तो आंसर नहीं है। हाँ, तो आंसर 96 नहीं है और हमें ये भी समझ आ गया आंसर 96 से ज़्यादा भी नहीं होगा। सोच लो थोड़ा सा, 96 से ज़्यादा कैसे हो सकता है जब मिनिमम बुक ही 96 है। कौन सी? बायोग्राफी की सबसे कम बुक है 96 और हमने 96 रखने की कोशिश की थी। 96 में मिस्ट्री ने बोला ये तो गड़बड़ हो गया भाई, लास्ट वाला हमारा चट्टा नहीं बन पा रहा, तो इक्वल हाइट नहीं बनेगी, तो इक्वल हाइट ही नहीं बनेगी ना 96 की। 96 की इक्वल हाइट आ रही है ना, जो चट्टा बन रहा है इक्वल हाइट आ रही है, लेकिन लास्ट वाले में जो चट्टा बनेगा वहाँ तो 96 बुक आ ही नहीं पा रही। सर वहाँ तो 198 है और टोटल कितनी है? 240। तो 40 बुक ये और 2 ये, कितनी आएगी? केवल 42 बुक आ पाएंगी। और आपको चट्टा कितने का बनाना है? 96 का। तो 96 आंसर नहीं है, आंसर इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता क्योंकि बुक कितने हैं बायोग्राफी के? 96। इससे ज़्यादा कैसे हो पाएगा? कहाँ से रखोगे ज़्यादा? तो मतलब 96 से कम ही आंसर होगा। हाँ, अगर 96 से आंसर कम होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, 96 और दूसरे टाइप की बुक है 240, तीसरे टाइप की बुक है 336। मतलब इन तीनों में जब ये 96 ही आंसर नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा भी आंसर नहीं होगा, तो इससे कम ही होगा। इससे कम का मतलब क्या HCF होता है? हाँ, HCF तीनों नंबर से कम ही होता है या फिर किसी एक नंबर के बराबर होता है। तो इससे कम हमारा आंसर आ पा रहा है, तो इन तीनों का क्या निकलेगा? HCF। बात समझ गए ना? ऐसे तो आप दिमाग लगा के कर सकते थे, बट फिर भी हमने समझाने की कोशिश की कि HCF क्यों निकला है। और ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ज़्यादा क्या होता है? नंबर से बड़ा होता है LCM या फिर नंबर के बराबर होता है, छोटा नहीं होता। तो सॉरी, LCM ही बोला था कि हाँ, नंबर से बड़ा होता है LCM या फिर उसके बराबर होता है। बराबर वाला तो खेल खत्म हो गया 96 वाला, तो या तो ज़्यादा होगा या कम। ज़्यादा हो नहीं सकता, आंसर कम ही होगा। और कम क्या होगा सर? HCF। तो इसका क्या निकलेगा? HCF। बताओ, बात समझ गए क्या? हाँ, तो इसका क्या निकालना है? HCF। बस यही मुझे समझाना था, इतना टाइम चला गया, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी तो इसका HCF निकालो। HCF निकाल के भी आंसर आने वाला है। नाउ HCF ऑफ 96, 240 एंड 336, इसका HCF निकालते हैं। रफ करते हैं पहले इसको, देखो समझने की कोशिश करना भाई, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। HCF क्यों निकाला जाता है? आप थोड़ा सा इमेजिन करके ये सोचना कि आपका आंसर
उन नंबर, जो नंबर आपको गिवन है 2 या 3, ये जैसे यहाँ पे तीन नंबर गिवन है, इन 3 नंबर से ज़्यादा होगा या कम होगा। अरे ये क्या हो गया। अगर आप समझ जाओगे कि हमारा आंसर उनसे कम होगा तो तुरंत समझ जाना कम का मतलब एचसीएफ, अगर समझ जाओगे ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मतलब एलसीएम। पहले 96 के ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेना। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से गया 12, 2 से गया 6 और 2 से गया 3 और फिर 3 से गया। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। उसके बाद 240 के, चलो हम वीडियो को पॉज करके कर देते हैं, टाइम नहीं जाएगा। देखो हमने एचसीएफ निकाल दिया, ध्यान से देखना। पहले प्राइम फैक्टर किए हैं, उसके बाद 96 को लिखा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, मतलब ये इसके फैक्टर किए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। 240 को भी लिखा है ऐसे ही, 336 को भी। एचसीएफ निकालने का तरीका बताया था, कम पावर वाला उठा लो। 5 4 4, कम पावर वाला है 2, 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर, देखो 2 में कम पावर वाला क्या है, 2 की पावर 4। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा सर, 2 की पावर 4 लिखो मल्टीप्लाई, ये तो 3, ये रहा कॉमन 3 है, और 5 और 7 ऐसा कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, बाद में मल्टीप्लाई 1 करके लिख दो। तो 2 कॉमन आ रहा था, कितना, 2 की पावर 4 कॉमन आ रहा था, बताया था ना, कम पावर वाला लिख दीजिए। तो 2 में से कम पावर वाला 2 की पावर 4, 3 में से कम पावर वाला मतलब 3 ही है तो 3 ही लिख दो। 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई 3 48, एचसीएफ कितना आ गया 48। ये हमारा आंसर नहीं है अभी। हाँ अगर वो पूछता, क्या पूछता, अगर वो पूछता कि आप ये बताइए एक स्टैक में, एक चट्टे में आप कितनी बुक को रख सकते हैं, तो तब आंसर आता 48। देख लो 96 के 2 बना पाओगे, है ना, और ऐसे ही फिर 240 के बना दोगे। अब ध्यान से सुनो, उसने यही बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक। हाँ अरे ये तो पूछ रहे हैं बुक, हाँ डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ द बायोग्राफी मिस्ट्री। कितने स्टैक बना पाओगे, सुनो एक स्टैक में कितनी 48, लेकिन उसने पूछा नंबर ऑफ स्टैक, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ बायोग्राफी। तो बायोग्राफी वाले कितने स्टैक बन पाएंगे सर, सीधी सी बात है, टोटल 96 है, एक में 48 रखे जा रहे हैं, 2 बनेंगे। 96 को 48 से डिवाइड कर दो, कितने बनेंगे 2। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ एम बोले तो मिस्ट्री वाली में कितने बनेंगे सर, 240 को डिवाइड कर दो 48 से, ठीक है। 24 से 4 है, 24 से कम 24, 24 दूनी 5 आ जाएगा। और उसके बाद 336 वाले के नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ सेल्फ हेल्प SH इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 48। किससे जा रहे हैं, डिवाइड करो ना, 2 से, अरे किससे, डायरेक्ट ही कट हो जाता है यार। चलो ठीक है छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। अभी 4 7 28, 4 से नहीं कट रहा क्या, फिर 2 से करना पड़ेगा यार। 2 7 जा 14, 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे गड़बड़ हो गया। तो 336 है ना, हाँ 48 से डिवाइड करो, तो 1 कम 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नहीं 18, 2 कम 2 4। अरे नंबर ऑफ स्टैक्स 336 वाले गलत तो नहीं कर दिया कहीं, 358, 2 ही कम 2 1, ओहो 2 छिकी 12 आता यार, 2 8 16, अब 2 8 16, 2 चौक 8, अरे 12, ठीक है 12 7 जा जाता, अरे जा तो रहा था 7 बार, 8 7 56, 7 चौक 28 और 5, ठीक है हो गया, समझ गए ना। तो बायोग्राफी के 2 स्टैक बनेंगे, मिस्ट्री वाली के 5 स्टैक बनेंगे, और सेल्फ हेल्प वाली के 7 स्टैक बनेंगे। एक स्टैक में 48 आएंगी, देख लेना। तो बायोग्राफी के 2 स्टैक 48 और 48, और मिस्ट्री वाली के 5 48 48 48 48 48, ठीक है, और उसके 7 बनेंगे। समझ गए, बेहद आसान था, थोड़ा सा समझने वाला था। ओके नोट इट डाउन फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 उड़ाते हैं, ये तो बेहद आसान है यार, इसका क्या ही करना। लिखा है x² + 7x + 7, वैल्यू निकालने 1/α + 1/β की।
-2 अल्फ़ा बीटा पे। यार देखो बीटा यहाँ लेके जाओ, अल्फ़ा यहाँ लेके जाओ, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी अपॉन ए, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही तो होता है। हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा और बीटा जीरोज है उसमें, ए से एक उड़ा दो, माइनस बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 2c अपॉन ए। बी की वैल्यू कितना है ध्यान से देखो, एक्स की मल्टीप्लाई में जो लिखा है सर 7, तो माइनस के 7। सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है सर 7, सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 1, 7 से 7 गायब, -1, 7 टू जा 14 तो -15, -14 और -1 -15, ये आंसर। बेहद आसान है यार ये तो, 3 नंबर में क्या दिया इन्होंने। 28 देखो, ये उड़ा दो 28 को, इंक खत्म हो गया भाई, इंक डालते हैं पहले, रुको 1 मिनट आप। चलिए भाई अब देखो ध्यान से, दिया है x/2 माइनस y/5 इज इक्वल टू 4। आपके करने का था वैसे, थोड़ा ठीक तरीके से लिख लेते हैं इसको। 5 यहाँ लेके जाओ, 5x माइनस 2 यहाँ लेके जाओ 2y, और 5 2 10 नीचे बनेगा, उधर चला जाएगा, 10 × 4 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। दूसरी बनाओ, ठीक तरीके से लिखो, 15 उधर लेके जाओ 15x, 7 इधर लेके जाओ 7y, डिवाइडेड बाई 7, 15 सत्ते बताओ यार, ठीक है हाँ, 15 7 जा 105, और इधर लेके जाओ 3 × 105। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये बन जाएगा 15x प्लस 7y, 15 और 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरी बात ध्यान सुनो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सोल्विंग विद सेकंड। भाई इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड के साथ हमने सोल्व किया है। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर बन जाएगा 5 3 जा 15, 3 से करोगे 3 2 जा 6, यहाँ 3 से करोगे 120 आ जाएगा। उसके नीचे रखोगे 15x प्लस 7y 315, माइनस करो जरा, ये सर माइनस 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 ये गायब उड़ गया ना, ये कितना बचेगा माइनस के 13y। इसको सोल्व करो कितना बचेगा सर, माइनस हो जाएगा, 315 में से 120 जाएंगे सर 80, तो ये रहा 200, 115 और 115 और 80 195 हो गए, माइनस के 195, माइनस से माइनस गायब कर दो, y इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाई 13। कितनी बार जाएगा, हाँ 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 15 बार 15। y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब इसको y को उठाओ, पुट कर दो फर्स्ट में और आंसर आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट में पुट कर देना भाई, ये रहा, यहाँ पे 15, 15 दूनी 30, माइनस के 30, उधर जाके प्लस के 30, 70, 70 को 5 से डिवाइड कर दो, 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, देख लेना, यही आ रहा होगा वैसे तो। ठीक है, समझ गए आप लोग, बेहद आसान था ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। हम 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसका और वाला पार्ट भी रहता है जो नीचे दिया गया है, हालांकि ये तो बेहद आसान है, चलो इसको भी कर ही लेंगे यार, लेंदी तो हो गई वीडियो, छोड़ो यार, इसको देखो ध्यान से इधर, और वाला पार्ट भी देखो, तो ऐसे उड़ा देंगे हम। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, नीचे देखो ध्यान से, ए बी सी डी ई एक पेंटागन दिया गया है, बी ई पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और बी सी पैरेलल है ई डी के, डी ई के, और बी सी परपेंडिकुलर है। यार देख कितना आसान है, ये फिगर बनाया कुछ ऐसे, अच्छी फिगर तो हम आपको क्वेश्चन में आ गया हो गया। ये 3 है, ये भी 3 है, और ये सर 5 है। सर ये x माइनस वाई गिवन है और ये x प्लस वाई गिवन है। बोला है कि सर ये c है, ये d है, ये e है और ये b है, और साथ में ये भी दिया गया है, ये a है। उसने बोला है BE पैरेलल CD, BE CD के पैरेलल है एंड ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। यार ये तो रेक्टेंगल बन गया ना। हाँ, आमने सामने की साइड पैरेलल हैं, और ये 90 डिग्री दिया गया, ये 90 है, ये वाला 90 डिग्री दिया गया है। देखो ध्यान से, BC इज परपेंडिकुलर टू CD, BC CD पे परपेंडिकुलर है, आमने सामने की साइड पैरेलल है, तो पैरेलल ग्राम बन गया। और पैरेलल ग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो वो रेक्टेंगल नहीं बन जाता क्या?
हाँ, तो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा बन गया एक रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, लिखना हेयर BECD इज ए पैरेललोग्राम, ऐसे लिख देते पैरेललोग्राम with angles equal to 90 degree, so we can say that BCDE is a rectangle। तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है देयरफॉर इसलिए x प्लस वाई की वैल्यू आनी चाहिए 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बात और देखो, ध्यान से दिया गया है पैरामीटर 21 है। किसका पैरामीटर है? ABCDE का, पूरे के पूरे ही पेंटागन का। तो सबको ऐड करते हैं 21 के बराबर, 3 और 3 6 और 3 और 3 6। अच्छा देखो ये वाली जो साइड है ना 5, ये नहीं ऐड करेंगे, हाँ ये ऐड नहीं करेंगे। जब हम पैरामीटर निकालते हैं तो केवल बाउंड्री देखते हैं, अंदर वाली साइड नहीं ऐड कर देना। तो 3 और 3 6 और ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई, तो ये भी कितना x माइनस वाई, 3 और 3 6 प्लस x माइनस वाई बन गया 2x माइनस 2y, x प्लस वाई एक ये रहा, बराबर किसके रखते हैं 21 के। 21 दिया गया है ना, हाँ। तो 2x ये रहा और एक x ये रहा 3x, 6 प्लस 3x माइनस के 2y प्लस के y माइनस के y बराबर 21। तो 3x माइनस के y बराबर 6 उधर लेके जाते हैं, 21 में 6 जाएंगे 15। इक्वेशन नंबर दूसरी, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। बेहद आसान था ना, बिल्कुल आसान था। ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ, कुछ था ही नहीं यार इसमें तो। y से y गायब हो जाएगा, 3 और 1 4, 15 और 5 20, 4x बराबर 20, 4 5 20, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 उठा के यहाँ रख देना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अरे वाह, बेहद आसान था रे सर। अच्छा जी, तो 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारा ही 5 5 5 हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ गए आप लोग? कर लोगे ना? y से y जाएगा, लिख दें यार। चलो ये तो रफ भी नहीं होगा यार, नीचे दिखाई देगा क्या आपको? लिख देता हूँ, ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व करके x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0, यही निकालना था। x इक्वल टू 5 मतलब ये 5, y 0 है तो ये 5 ही रहेगा, 5 प्लस 0 5 ही रहेगा, 5 माइनस 0 5, 5 5 5 5। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हमने रेक्टेंगल बोला था क्योंकि वो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी, अगर एक एंगल पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का बन जाता है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। बट सोल्व करने के बाद पता लगा कि 5 आ रहा है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, y 0 है तो सारी साइड 5 आएंगी, तो ये एक स्क्वायर ही होगा। और फिगर भी स्क्वायर जैसी बनाई है, केवल हमने ही रेक्टेंगल जैसी बना दी थी। आप लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या ये लिखना गलत है BCD इज ए रेक्टेंगल? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, बाद में लिख देना। हैंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट BEDC इज अ स्क्वायर। ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 NCERT का यार, आप लोग कर लेना, अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। चलिए अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट और 30, चलो ये वाला बाद में ही कर लेंगे। ठीक है, दूसरी वाली वीडियो में निपटाएंगे इनको, थोड़ा लेंदी होगी वीडियो यार, ये वाली भी लगभग 1 घंटे की होने वाली है, 59 मिनट्स हो गया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 28 हमने किया, 28 का और तक भी हमने किया, 29 और 30 रहता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं। आज हमने लगभग ये 5 6 7 8 और वाले भी गए थे, लगभग 13 क्वेश्चन आज हमने निपटा दिए लगभग। और अभी टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? सर टोटल क्वेश्चन इसमें 38 हैं, और ठीक है 10 क्वेश्चन के आसपास और रहते हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 9 या 10 क्वेश्चन और रहते हैं, उसको भी कर लेंगे। एक वीडियो और आ जाएगी बस, और क्या है। तो 3 वीडियो में 1-1 घंटे की वीडियो है लगभग, ये वाला ख़त्म हो गया। मुश्किल नहीं है भाई, आसान ही है। और ऐसे बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं, हम सारे करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम जितने भी हो पाएंगे हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा खासा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्वेश्चन को सोल्व करने का, कई सारी अप्रोच पता लगेंगी आपको। और जब आप ये वाले क्वेश्चन सैम्पल पेपर कर लोगे तो यकीन मानो आपको बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, इससे तो काफ़ी ज़्यादा आसान आता है। ये जो आपको दिया गया है सैम्पल पेपर, जो लैंग्वेज आपके पास दी गई है, उससे तो बेहद आसान आता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं टिपिकल 2-4, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, डराता नहीं आपको, वरना आप कॉन्फिडेंस लेवल नीचे भाग जाएगा।
आसान आता है, इससे आसान आता है, इसको ध्यान से पढ़ो। कई सारे और सैम्पल पेपर करेंगे, उनको ध्यान से पढ़ो और काम हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और चलिए हम आज यहाँ तक ही रखते हैं और सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन जितने बचे हैं। तब तक के लिए आप टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।